हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पिछले साल के पूछे गए प्रश्न का डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 2011 के साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में है ऊष्मीय प्रभाव, बी में है चुंबकीय प्रभाव, सी में है रासायनिक प्रभाव और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ऑप्शन ए में है R बराबर V गुने I, बी में है R बराबर I बट्टे V, सी में है R बराबर V बट्टे I और डी में है R बराबर V माइनस I। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब R बराबर V बट्टे I, जिसे आप लोगों ने ओम के नियम में पढ़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में है दिष्ट धारा, बी में है प्रत्यावर्ती धारा, सी में है दोनों धाराएं और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। उसके बाद है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ऑप्शन ए में है साफ जल, बी में है गंदा जल, सी में है खारा जल और डी में है मृदु जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में पनपता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में है लकड़ी, बी में है गोबर गैस, सी में है नाभिकीय ऊर्जा और डी में है कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बायोगैस ईंधन का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इसके अलावा लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब क्या है, बायोगैस ईंधन का स्रोत है। उसके बाद है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, बी में है कार्बन, सी में है ऑक्सीजन, डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कृत्रिम वृक्क अपोहन के द्वारा रुधिर से नाइट्रोजन को अलग करता है। उसके बाद है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ऑप्शन ए में है द्विखंडन, बी में है मुकुलन, सी में है लैंगिक जनन और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है, कोई जीव का शरीर दो भाग में बंट जाता है और वह अपने खोए हुए भाग को विकसित कर पुनः एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन। हाइड्रा में द्विखंडन के द्वारा ही प्रजनन होता है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ऑप्शन ए में है साइन आर बट्टे साइन आई, बी में है साइन आई बट्टे साइन आर, सी में है साइन आई गुने साइन आर और डी में है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई का मतलब यहाँ हो गया शून्य में प्रकाश की चाल और साइन आर का मतलब हो जाएगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन ए में है समतल, बी में है उत्तल, सी में है अवतल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दाढ़ी बनाने में पूछे या चाहे हजामती दर्पण के रूप में पूछे, दोनों में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण। उसके बाद है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन ए में है लाल, बी में है हरा, सी में है पीला और डी में है बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बैंगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। जैसे मान लीजिए यह अगर चित्र हम लोग बनाएंगे तो देखिए ये हो गया प्रिज्म, इसमें अगर हम लोग श्वेत प्रकाश डालेंगे, यहाँ से अगर श्वेत प्रकाश हम लोग इसमें प्रवेश कराएंगे तो यह क्या होता है, सातों रंगों में
विभक्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर प्रकाश अगर पड़ता है तो जिस पदार्थ पे प्रकाश पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। यहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। इसमें देखिए सबसे नीचे जो रंग रहता है उसे हम लोग बैगनी कहते हैं, जिसे हम एक सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं, VIBGYOR, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विवग्योर। V से क्या होता है? वायलेट मतलब बैगनी, I से होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, फिर B से ब्लू, उसके बाद इसी क्रम में रहता है और सबसे ऊपर क्या रहता है? रेड मतलब लाल। तो इसमें पूछेगा किस प्रकाश के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो V से क्या होता है? वायलेट मतलब बैगनी, और सबसे कम किस रंग का होता है? तो R से होता है रेड मतलब लाल। उसके बाद है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए में है संयोजन क्रिया, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है अपघटन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। 12वां प्रश्न है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए में है 30.5 किलो जूल पर मोल, बी में है 305 किलो जूल पर मोल, उसके बाद सी में है 3.5 किलो जूल पर मोल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल पर मोल। उसके बाद 13वां प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 8, सी में है 1 और डी में है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है। ऑप्शन ए में है 120 mmHg, बी में है 150 mmHg, सी में है 90 mmHg और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 120 mmHg। उसके बाद है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए में है जड़, बी में है तना, सी में है पत्ता और डी में है फूल। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ते से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए में है अक्रिय, बी में है क्रियाशील, सी में है सक्रिय और डी में है उदासीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व। इसके अलावा हीलियम के अलावा देखिए हीलियम के अलावा और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये सब भी क्या है? अक्रिय गैस का उदाहरण है। इसका नाम आप निश्चित रूप से याद रख लेंगे। उसके बाद देखिए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। ऑप्शन ए में है 1:1, बी में है 2:1, सी में है 3:1 और डी में है 2:2। तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, मतलब यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर क्या करता है? जल का निर्माण करता है। इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ऑप्शन ए में है 7, बी में है 9, सी में है I और डी में है 12। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। यहाँ देखिए इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं आवर्त सारणी में क्या होता है? एक क्षैतिज कतार होता है जिसे हम लोग आवर्त कहते हैं। इस आवर्त की संख्या कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में? 7। और एक उदग्र स्तंभ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग या चाहे समूह, जिसकी संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी होती है? 18।
अगर मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या पूछे तो कितना होगा 8, और आवर्त की संख्या पूछे तो कितना होगा 7। अगर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछा तो 7 और वर्ग की संख्या कितनी है 18। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? ऑप्शन ए में है धातु, बी में है अधातु, सी में है उपधातु और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिका क्या है? उपधातु है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ऑप्शन ए में है कीटोन, बी में है एल्डिहाइड, सी में है अल्कोहल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो OH का क्रियाशील मूलक क्या है? अल्कोहल।